अब देखिए फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, हम क्विकली देख लेते हैं। ड्यूअल पॉलिटी मतलब डबल गवर्नमेंट होती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें ड्यूअल गवर्नमेंट रखनी है तो फिर झगड़ा होगा कि किसकी पावर क्या है। भाई डिफेंस किसके पास जाएगा, बैंक्स किसके पास जाएंगे, रेलवे किसके पास जाएगा, एग्रीकल्चर इश्यूज़ पे कौन डिसीजन लेगा, फॉरेस्ट किसके पास जाएगा। तो हमने क्या किया, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जितनी फेडरल कंट्री होती है ताकि डिस्प्यूट ना हो। देन अगेन डिवीजन ऑफ पावर, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द पावर, अब ये क्या चीज़ है अभी सुप्रीमेसी ऑफ द पावर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जो मेंशन है उसी के हिसाब से सारे डिसीजंस होंगे। कोई भी गवर्नमेंट अपने दम पे कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड नहीं कर सकती है एक लेवल से आगे। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है भाई, इसका मेन टारगेट क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पीपल्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है यूके से, या फिर हम कहें ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। अब इसमें क्या होता है, किस टाइप की गवर्नमेंट को आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। डेमोक्रेसी तो यूएसए में भी है, बट क्या वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नहीं। देखिए जहाँ कहीं एग्जीक्यूटिव्स या फिर मिनिस्टर्स को पावर मिलती है लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से, जहाँ कहीं मिनिस्टर्स को अपनी पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है पार्लियामेंट से। जैसे इंडिया में हम लोग पहले अपने एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, देन एमपीज़ एक कैबिनेट या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री फॉर्म करते हैं। इन स्टेट्स हम अपने एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, एमएलए मिलके आपस में कैबिनेट या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते लोग। तो इनको अपनी जो पावर होती है वो पार्लियामेंट से मिलती है। गवर्नमेंट को अपनी पावर एमपी से मिलती है और एमपीज पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका रीज़न क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रीज़न क्या है। इसका एक रीज़न तो है कि ब्रेक सोशल हायरार्कीज़, कि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले हम एमपीज़ या अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे, देन फर्दर ये एमपीज़ अपने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अब उसके लिए बहुत खींचातानी होती है, धक्का मुक्की होती है। और इससे क्या होता है, जो सोशल हायरार्कीज़ होती है हमारे समाज में, जो ऊंच नीच की भावना है वो किसी तरह से कम होती है। अब देखिए कैसे, हमने एमपीज़ इलेक्ट कर लिए अपने, अब ये एमपीज़ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, पहले तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपस में डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, इनके अलग अलग पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। वो ये लोग भूल जाते हैं कि इस पार्टी के अंदर मैक्सिमम लोग किस कास्ट के हैं, किस कम्युनिटी के हैं। और इससे स्पेशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है। फिर जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हर जो भी लॉ बनता है, स्पेशली द इम्पोर्टेंट लॉज, उनके ऊपर डिबेट होती है। वो डिबेट में हर एमपी अपनी बात रख सकता है। इवन लोगों के व्यूज़ को भी इनवाइट करती है गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्रीज़। तो इससे क्या होता है, हर लेवल के आदमी की बात पार्लियामेंट तक पहुंचती है। इवन हमारी पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन भी है फॉर एससी एंड एसटी। तो उस रिजर्वेशन की वजह से जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। तो सोचिए उन कम्युनिटी के लोगों में कॉन्फिडेंस कितना रेज हो जाता होगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा जो सोशल हायरार्कीज़ हैं उनको ब्रेक करती है। फिर स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेटिक माइंडसेट, अगर किसी चीज़ पे खूब डिस्कशन हो रहा है, हाँ डिस्कशन की वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, बट डिस्कशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये किसी भी डिसीजन को अच्छा बनाने में ही हेल्प करता है। तो इससे डेमोक्रेटिक माइंडसेट क्या होता है, जहाँ पे लोग मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, हमारे अंदर वो एक हैबिट फॉर्मिंग होती है। देखिए कोई भी अगर एक सिंगल आदमी अगर सिंगल हैंडेडली कोई डिसीजन ले रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजंस गलत होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर एक ग्रुप डिसीजन लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। देन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अब इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है। ये कैसे होता है भाई, हम एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो उन्हें पता होता है कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, उनके क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट के सामने रेज नहीं करेंगे, तो आफ्टर 5 ईयर्स लोग हमें हटा सकते हैं
वो किसी और को वोट देंगे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो अब जिम्मेदारी से ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आप जो भी सवाल पूछो कि मान लीजिए ए पार्टी की गवर्नमेंट है और एक बंदा जो सी पार्टी से बिलोंग करता है वो एक सवाल पूछता है ए पार्टी के मिनिस्टर से, तो उनको जवाब देना होगा, वो बच नहीं सकते हैं इससे। तो ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट बना ली तो 5 साल तक आप बस एकदम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आपको रेगुलर जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उन सेशंस में आपको लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। देन डेमोक्रेटिक माइंडसेट, ये सेम पॉइंट वापस से रिपीट हो गया है यहाँ पे। अब ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें देखिए क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात है कि ऑल पावर्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट और कन्फ्यूज़न। और किस किस में पावर बांटी गई हैं बेसिकली ब्रॉडली, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, और ये सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम क्या है, रूल मेकिंग डिपार्टमेंट, ये रूल बनाता है भाई, लॉ पास करता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो भी रूल पास हो जाते हैं उनको लागू करना। जैसे भाई राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये एक्ट किसने पास किया, पार्लियामेंट ने। इसको लागू कौन कर रहा है, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव्स और मिनिस्टर्स। जुडिशरी का क्या क्या रोल आता है यहाँ पे, देखो जुडिशरी का रोल ये आता है, रूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारे एमपीज और एमएलएज एक्सेप्ट ए फ्यू वन, ऑल आर नॉट वेल एजुकेटेड इन लीगल टर्म्स, इन लीगल एजुकेशन। हो सकता है कि वो आईआईटी पास आउट हों, बट बहुत सारी कानून की चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई बार उन्हें डीप नॉलेज नहीं होती हैं। तो कई बार पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में अनइंटेंशनली वो लोग कुछ ऐसे लॉ पास कर देते हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट में होते हैं। अब उन्हें ये पता भी नहीं चलता और वो लॉ पास हो जाता है और इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो ये ड्यूटी आती है जुडिशरी की कि कोई आदमी आपसे आके अपील करे या ना करे, बट आप अपने आप से ध्यान रखेंगे कि जितने भी लॉ पास हो रहे हैं, अगर किसी लॉ के अंदर कुछ भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको रिव्यू करें, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसे। इनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है और ये चाहें तो उस रूल को इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले ये बोला कि इन लोकल इलेक्शंस हम 50% रिजर्वेशन देंगे वुमेन्स को, बट हाई कोर्ट ने बोला नो इट्स इलीगल, बिकॉज आप 50% देंगे तो 50% तो फिक्स हो जाएंगी वुमेन्स के लिए। फिर हो सकता है 5 to 10% सीटों पे वो अपने आप भी जीत जाएं, तो ये तो भाई 55 to 60% सीटें वुमेन्स के पास चली जाएंगी। तो फिर आदमी फिर आवाज़ उठाएंगे कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो आप दे सकते हैं 1/3 दे सकते हैं, 40% दे सकते हैं, बट इट शुड बी रीजनेबल। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपका ऑर्डर गलत है, लॉ गलत, उन्होंने कहा कि आपका ये जो पॉइंट है 50% रिजर्वेशन वाला ये गलत है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से अपॉइंट होते हैं। ठीक, जुडिशरी के लिए लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। जुडिशरी कंट्रोल किनको कर रही है, लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव कौन बनते हैं, जो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। तो ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं। अगर जुडिशरी को किसी पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो कौन हटाएगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इनको रिमूव कर सकती है, बट ये लेंदी प्रोसेस है, बट कर सकती है। तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और जब इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम गलतियां करेंगे, इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कि एक दूसरे के हर काम को चेक करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कभी गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया या ऑर्डर पास किया तो अचानक से अपोजिशन पार्टी वाले उसको क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड एक्ट।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जुडिशरी गवर्नमेंट को डांट लगा देती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि लोग बीमारियों से नहीं पॉल्यूशन से ही मरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें चेक एंड बैलेंसेस की तरह काम करती हैं और ये उन्हें अवेयर करती हैं टू द रियल इश्यूज़, ताकि वो अपने काम से मुंह ना मोड़ लें और वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं।